हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले अध्याय जो राजस्थान का इतिहास है उसे संदर्भ में था जो हमने कर लिया। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3, इतिहास को जानने के स्रोत, यानी वो कौन कौन से साधन हैं जिससे हम इतिहास को जान सकते हैं, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो चाहे वो साहित्यिक स्रोत हो। चलिए आज हम कक्षा 6 भाग 1 का अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत शुरू करेंगे। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्य 2 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में विभक्त किया गया? 2 भागों में विभक्त किया गया। एक वो पुरातात्विक यानी प्राचीन इतिहास के स्रोत, और एक वो जो साहित्यिक स्रोत यानी जो अभिलेखों वगैरह लिखे हुए से प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक स्रोत, सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनमें हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में क्या क्या आते हैं? अभिलेख, मुद्राएं यानी कि सिक्के, पैसे, स्मारक यानी कि पुराने किले, भवन, हवेलियाँ वगैरह, कलाकृतियाँ यानी प्राचीन जो चित्रकला यही गुफाओं में जो छेल चित्र मिले वो, और इसके साथ ही उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इन सब को हम पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में रखेंगे। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत को संक्षेप में इस प्रकार है। कक्षा 6 में पुरातात्विक स्रोत है वो आपको संक्षेप में दिए गए हैं। अभी आपको इन्हें समझिए, बड़ी कक्षाओं में आप इन्हें कक्षा 9 और 10 में थोड़ा विस्तार से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत है वो है आपका अभिलेख। क्या दोस्तों? अभिलेख। ये हमें शिलालेख पत्र की जो बड़ी बड़ी पट्टिकाएँ होती हैं जिन पर लिखा होता है उन्हें शिलालेख कहते हैं। शिलालेखों पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडे, स्तंभों यानी कि खंभे, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों जैसे बौद्ध मठ वगैरह, जैन मठ वगैरह, तालाबों, खेतों में बड़ी शिलाओं, खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण हुए मिलते हैं। वो क्या है? अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेखों की उपयोगिता क्या क्या है? देखिए, ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोग हैं, शासक पर जो निर्भर लोग हैं उनकी, रानियों की, राजकुमारों की, सामंतों आदि के नाम मिलते हैं। घटनाएं और तिथियां मिलती हैं इन अभिलेखों में। शासन कार्य और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है इन अभिलेखों में। तो देखिए अभिलेखों में हमें क्या क्या मिलते हैं जो भी आपको याद रखने की जरूरत है। साथ ही इनमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रशस्ति किसे कहा जाता है? जो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख हैं। कौन से? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात लाइन पर, यह आपके इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रशस्ति, जो किसी शासक या राजा की प्रशंसा में अभिलेख लिखे जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता? प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रमुख अभिलेख। राजस्थान में जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, जो अभिलेख हैं, उनमें क्या क्या? नगरी अभिलेख, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। कंसो अभिलेख ये कोटा में है, तो नगरी चित्तौड़ हो गया, ध्यान दीजिए। कंसवा कोटा हो गया आपका। इसके साथ ही घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूथ अभिलेख, इसमें सामोली चित्तौड़ का शिलालेख। राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार एवं भूमि तथा द्रव्य राजनीतिक सामा आदि की जानकारी प्राप्त। इन अभिलेखों के बारे में आगे हम कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। उदाहरण के स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रत्यारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने में महत्वपूर्ण साधन है। तो देखिए चौहानों का इतिहास जानने में कौन कौन से अभिलेख है? एक घटियाला अभिलेख प्रत्यारों, घटियाला अभिलेख प्रत्यार शासकों के बारे में, और बिजोलिया जो भीलवाड़ा का अभिलेख है वो चौहान शासकों के इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युद्ध की जानकारी प्रदान करता है। कौन सा अभिलेख रावल समर सिंह के युद्ध की जानकारी प्रदान करता है? आ सकता है युद्ध की जानकारी प्रदान है, तो वो है आपका चीरवा का शिलालेख। ठीक है, आगे बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत में। दूसरे नंबर पे आपका आएगी स्मारक। क्या आएंगे? स्मारक यानी हवेलियाँ, दुर्ग वगैरह। तो राजस्थान के विभिन्न स्थानों से दुर्ग स्थान जैसे चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद यानी कि महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि स्मारक है जो प्राचीन इतिहास को जानने में हमें मदद प्रदान करते हैं या सहायता प्रदान करते हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और स्मृति का ज्ञान भी करवाते हैं।
अभिलेख और स्मारकों के अलावा हम पुराने इतिहास को जानने में किन प्राचीन जो हैं वो साहित्य का उपयोग करते हैं। तो इन प्राचीन अभिलेखों में मुद्राएं हैं वो भी शामिल हैं। मुद्राएं यानी कि प्राचीन जो हमें खुदाई में सिक्के प्राप्त हुए हैं वो। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों, प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है सिक्कों या मुद्राओं से। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के भी सूचक होते थे। इसके साथ ही अहाड़, रेड, बेरहाट, रंगमहल, सांबर। अहाड़ कहाँ है? अहाड़ उदयपुर में है, रेड टोंक में है, बेरहाट जयपुर में है, रंगमहल हनुमानगढ़ में है। इसके साथ ही सांबर, सांबर के अलावा सुखाड़िया के उत्खनन, सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के, मुद्राएं, क्षत्रपों, मालव, चौहान और गुइल आदि वंशों के काल के राज्य, उनकी शासन व्यवस्था, अधिकारी सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। आगे बात करते हैं प्राचीन अभिलेखों में राजस्थान के इतिहास के जानने के जो स्रोतों में वो है बर्तन और कलाकार थे। इनसे भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकारी प्राप्त हुई। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ व ग्वाक्ष, ग्वाक्ष गोखड़ों को कहते हैं, कि कारीगरी आदि भी देखने में आती हैं। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र यानी धूप बत्तियाँ, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के जो कला कौशल हैं वो सहज ही समझ सकते हैं। और गणेश्वर, गणेश्वर कहाँ है? वर्तमान में नीम का थाना में है, अब सीकर से नीम का थाना अलग हो चुका है। कि ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा जो जयपुर में है, नौ भरतपुर में प्राप्त काले लाल मृद भांड, अहाड़ या गिलुंड से प्राप्त प्रशस्त्र, फलक आदि कला कौशल देखा जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जोधपुरा संस्कृति कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, जोधपुरा संस्कृति वो आपकी जयपुर में है, ये ध्यान रखिए। क्या है, कई बार दोस्त जोधपुरा संस्कृति आती है तो उसको जोधपुर में कर देते हैं, जोधपुर में नहीं, कहीं जयपुर में है। नौ आपकी भरतपुर में है। यहाँ से मिले क्या हैं? यहाँ से मिले हैं काले एवं लाल मृदभांड। क्या मिले हैं? काले और लाल मृद। अहाड़ है वो उदयपुर में है, गिलुंड राजसमंद में है। यहाँ से क्या मिले हैं? प्रशस्त्र, फलक आदि कला कौशल को देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं प्राचीन साहित्यिक स्तरों में ताम्रपत्र। क्या है? ताम्रपत्र यानी तांबे के पत्थर। तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे जाने वाले लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है। तांबे की छोटी छोटी प्लेटें उन पर लिखाई की जाती थी, उन्हें ताम्रपत्र कहते थे। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पात्र भी कहा जाता था। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता था। तो ताम्र प्रश्न आता है कि ताम्रपत्र पत्रों से हमें साहित्य या इतिहास के बारे में कौन सी जानकारी प्राप्त हो? तो इससे हमें कौन सी? शासक का काल, भाषा, पर्व, धर्म, नाप तोल, दान के प्रकार आदि की जानकारी प्राप्त होती थी। तो ये थे आपके प्राचीन साहित्यिक स्रोत। और दूसरे जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो थे अब इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत आपने पढ़ लिए। पुरातात्विक स्रोत में आपने क्या क्या पढ़ा? एक तो अभिलेख, दूसरे मुद्राएं, तीसरे स्मारक, और स्मारक के साथ साथ ही आपने क्या पढ़ा? ताम्रपत्र और बर्तन और कलाकृतियाँ। ये थे प्राचीन इतिहास के स्रोत। इसके साथ यहाँ पर साहित्यिक स्रोत, इतिहास को जानने के प्राचीन जो साहित्य हैं वो इतिहास जानने के साहित्य की भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुर मात्रा के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों की साहित्य मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयनाकृत पृथ्वीराज महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। याद रखिए, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में जैनकृत पृथ्वीराज, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक है वो है आगे जयानक। किसके द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय? जयानक द्वारा लिखा गया है। याद रखिए, ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जयानक द्वारा कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में किसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही आके देखेंगे नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि हमीर महाकाव्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और समय की सामाजिक धार्मिक मिलती है। और इसके साथ ही हमीर महाकाव्य का लेखक कौन है? तो नयन चंद्र सूरी। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि नयन चंद्र सूरी द्वारा कृत महाकाव्य कौन सा है? तो वो है हमीर महाकाव्य। और पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक है वो आपका है कौन है? जयनक। और हमीर महाकाव्य का कौन है?
नयन चंद्र सूरी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ पद्मनाभ का लेखक आपका कौन है? कांदड़देव। कौन है? कांदड़देव कृत कांदड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, दलपत सिंह का दलपत विलास, जग्गा खेड़िया द्वारा कृत वचनिका, खेड़िया जग्गा की कौन है? वचनिका आदि विशेष उल्लेखीय है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ आगे बात करें ख्यात विषय साहित्य के प्रसिद्ध राजपूत राजवंश की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है किसमें? ख्यात विषय साहित्य में। नैणश्री ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने के साथ मिलती है। फारसी और उर्दू तारीखों यानी इतिहास ग्रंथों में हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान इतिहास समझने में मदद मिलती है। ये हैं साहित्यिक स्त्रोत जिन्हें हम इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इसके साथ ही आगे बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, याद कर लेना। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है आपका? कर्नल जेम्स टोड एनाल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का लेखक हैं। इसके साथ ही कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक है वो है पश्चिमी भारत की, क्या है? पश्चिमी भारत की यात्रा। ये पुस्तक किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की है, पश्चिमी भारत की यात्रा। बूंदी के महाकाव्य सूर्यमल मिशन का वंश भास्कर। इसके साथ ही वंश भास्कर का लेखक कौन है? सूर्यमल मिशन। वंश भास्कर का लेखक सूर्यमल मिशन। कविराजा श्यामल दास द्वारा कृत वीर विनोद, जिसमें सिरोही का इतिहास है। वीर विनोद के लेखक कविराजा श्यामल दास हो गए। वंश भास्कर के लेखक कौन हो गए आपके? वंश भास्कर लेखक आपके हो गए सूर्यमल मिशन। वंश भास्कर के आपके लेखक हैं सूर्यमल मिशन, याद कीजिएगा। एक बार फिर से देख लिए। कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसे पश्चिम भारत की यात्रा भी कहते हैं। उसके साथ ही बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिशन कहाँ के रहने वाले थे? बूंदी के। उनके द्वारा वंश भास्कर लिखा गया। श्यामल दास द्वारा वीर विनोद लिखा गया। विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा मारवाड़ राज्य का इतिहास, तो मारवाड़ राज्य के इतिहास के लेखक कौन है? विश्वेश्वर नाथ रेव हैं। गौरी संकट हीराचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास ग्रंथ उल्लेखित। गौरीचंद्र हीराचंद ओझा ने जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। ये हैं आपके कर्नल जेम्स टोड, महाउपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा और कविराजा श्यामल दास। तो कविराजा श्यामल दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? कविराजा श्यामल दास जी ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? वीर विनोद ग्रंथ लिखा है, याद रखिए। यह था आपका कक्षा 6 भाग 1 का अध्याय 3। ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहले अभिलेख, ताम्रपत्र, पत्र आदि पर खुदा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। उत्खनन का अर्थ है खुदाई और मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। अभी अभी आपको बताया है वंश भास्कर के लेखक कौन है, बांकीदास, श्यामल दास, सूर्यमल मिशन या दयाल दास। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ मिलते हैं अध्याय 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।